अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान, टूडे विद हफीज़ खान के साथ। और आज हमारे साथी रियाद शाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और रियाद साहब, कहाँ रहे आप इतनी देर? बस कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाया। अच्छा रियाद साहब, ये आज जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक साहब बड़े वो नाराज़ हो रहे थे कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं, ख़ासतौर पर रिसर्च स्कॉलर एमफिल के और पीएचडी के, या जिन्होंने एमए कर रहे होते, उसमें एक पेपर होता है रिसर्च का, थीसिस लिखने का, तो वो ख़ुद नहीं करते, वो बाज़ार से या कोई साहब जो एक्सपर्ट होते हैं इस किस्म के काम करने की, उनसे लिखवा लेते हैं और अपने जमा करा देते हैं। तो इस पर हम इसको खंगालते हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्या मामला होता है वैसे। सर, मैं तो अपने आर्ग्यूमेंट देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना आर्ग्यूमेंट दें, फिर मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट करता हूँ। मैंने तो ये देखा है कि जैसे आजकल देखें पूरा इंटरनेशनल ट्रेंड है कि कंटेंट राइटिंग का या इस किस्म के जो पेपर होते हैं वो लिखवाने का, पूरी दुनिया में ऑनलाइन लोग आपसे लिखवाते हैं जो बिजी होते हैं। फ़र्ज़ करें वो कहीं रिसर्च स्कॉलर भी हैं और लेकिन उनका अपना जॉब भी है और वो अपना जो उन्हें थीसिस अपना टाइम पे सबमिट करवाना है तो वो नहीं कर सकते, तो वो अपना पेड उनका तरीक़ाकार होता है जैसे ऑनलाइन कराने का। और बहुत सारे ये इदारे बन चुके हैं जो उनको लिखवा के देते हैं और उनको पे किया जाता है। तो इसमें अगर पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है और इसमें ये प्लेजरिज्म भी नहीं है, तो इसमें क्या बुराई है? एक मेरे ख्याल में तो ये ऑन पेमेंट लिखवाने का जो तस्वुर है, इसकी वेरियस डिग्रीज़ हैं। क्या स्टूडेंट जो है वो उसको मौजू के बारे में उतना इल्म नहीं है और वो महज थीसिस लिख के सबमिट करवा रहा है और उसके ज़रिए वो सिस्टम से गुजरने की कोशिश कर रहा है, तो यकीनन ये काबिल एतराज़ बात है। लेकिन जैसे आपने इशारा किया कि अगर आजकल के मसरूफ़ दौर में लोग अपनी जॉब भी हैं, बाकी ज़िंदगियाँ भी हैं और उस तरह पूरी डेडिकेशन से वक्त नहीं दे पाते, तो अगर उनको एक ऐसी सिस्टम मिल जाती है कि जो उनके जमा किए हुए रिसर्च को एक मुनासिब फॉर्मेट में ला के और उसकी जो रेफरेंसेस वगैरह हैं और बाकी चीज़ें करने में उनकी मुशावरत कर सकता है, तो बाज़ औक़ात आप देखिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना बहुत सारे लोग नहीं जानते उस तरह, तो अगर मुशावरत कर देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर वो उसने किसी रिसर्च स्कॉलर ने क्लास वर्क पूरा किया है, फ़र्ज़ करें एमफिल कर रहा है, वो ये पीएचडी कर रहा है, उसने क्लास वर्क किया है पूरा, उसने जो मवाद है अपने थीसिस का वो खुद ढूंढा है, उसको उसने स्ट्रीम लाइन किया है, लेकिन वो उसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहा, जो उसे फॉर्मेट करना नहीं आ रहा, या उसमें लिखने में उसको कोई दिक्कत है, तो क्या ज़रूरी है कि जो रिसर्च स्कॉलर हो वो अपनी रिसर्च को लिखे भी खुद? अगर उसको मौजू पर कमांड है, वो मौजू को समझता भी है, जानता भी है, तो सिर्फ लिखने की हद तक अगर वो किसी से हेल्प ले रहा है, तो ये क्या ये नकल के ज़ुमरे में तो नहीं आएगा या कोई बदअनवानी के ज़ुमरे में तो नहीं आएगा? मेरे ख्याल में तो जो उसका थीसिस है वो उसके मिराज है, उसकी तनकीदी सोच जो इस एजुकेशन सिस्टम ने उसके अंदर डेवलप की है वो उसका, और उसकी वो तहरीरी शक्ल है। मेरा ख्याल है कि जो उसने तनकीदी सोच के ज़रिए कोई तस्वर नया दिया है अपनी रिसर्च के अंदर, वो जो कमेटी है जिसके सामने उसने अपने रिसर्च प्रपोजल रिसर्च जो अपना थीसिस है उसका दिफा करना है, वो कमेटी फैसला करे कि आया उसको मौजू पे गिरफ्त है या नहीं है। और सदियों से जो कदीम दानिशगाहें थी वहाँ भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता था कि स्टूडेंट अपने मौजू के ऊपर गिरफ्त को साबित करता था ज़बानी तौर पे। लेकिन अगर एक कोई स्टूडेंट है, उसको कंप्यूटर वर्क नहीं आता या उसके पास वक्त नहीं है और वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने मुतलका मौज़ूआत जो है वो ढूंढ लिए हैं, वो उसको इन ऑर्डर नहीं कर पा रहा या उसको कोई मुश्किल पेश आ रही है और वो हेल्प चाहता है, तो मेरे ख्याल में इसकी डिग्रीज़ को असेस किया जाना चाहिए और फाइनल चीज़ ये देखनी चाहिए कि आया स्टूडेंट के अंदर वो तनकीदी सोच डेवलप हो गई है जो कोई नया तस्वर दे सके। अगर वो तनकीदी सोच उसके अंदर है, मौजूद है, तो फिर इससे दरगुजर कर देना चाहिए कि उसका रिटर्न वर्क कैसा है। रियाज साहब, इसमें मेरे पास कई जो मैं जानता हूँ तालिबात हैं या तुलबा हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो जब भी जो उनके सुपरवाइज़र मुकर्रर किए जाते हैं
جب بھی وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہیں ایک جھاڑ پڑ جاتی ہے کہ اپنے دماغ سے کام لو. یہ میں آپ کو فکرہ ویسے نہیں بتا رہا, یہ بارہا یہ فکرہ میرے نالج میں آیا ہے کہ جب بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یا میڈم ہم اس کو کیسے کریں, کیسے سٹریم لائن کریں, یہ چیپٹرائزیشن کیسے کریں, اس پہ کیا کچھ ہونا چاہیے, کتابیات کیسے ہونا چاہیے, بیبلیوگرافی کیسے ہونا چاہیے, تو انہیں جھاڑ پڑ جاتی ہے. تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, تو سوائے ان کو جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں آن پیمنٹ بیسس, تو پھر وہ ان کی طرف جاتے ہیں. تو کیا اس میں ہمارے ہاں اس میں قصور اساتذہ کا نہیں ہے میرے نزدیک, کہ وہ اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے ریسرچ اسکالر کو, جن کو وہ سپروائزر بنے ہیں کسی خاص تھیسس کے لیے, اگر وہ ان کو بہتر پڑھاتے ہیں, بہتر گائیڈ لائن کرتے ہیں, بہتر گائیڈ لائن دیتے ہیں اور ان کے کام کو چیک کرتے ہیں, ان پہ تازیانے نہیں برساتے طنز و تشنیق ہے, تو میرے خیال میں وہ انہیں مجبور کرتے ہیں ایسا اساتذہ کہ وہ بازار میں جائیں یا کسی اور جگہ جائیں جہاں انہیں ہیلپ ملتی ہے اور وہاں سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا ہے. ایسے واقعات ہمارے اخبارات میں رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ طالبات پی ایچ ڈی جو کر رہی ہیں, ایک تو ہمارے یہاں پی ایچ ڈی اپنے یوزول وقت سے بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہے, اور اس کی وجہ ایسے ہی رویے ہیں اور ایسے ہی واقعات ہیں کہ جس وجہ سے پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ اسپیشلی جو میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے جو سنا ہے وہ یہ کہ پبلک یونیورسٹیز میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ریسرچ سپروائزر کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. وہ چاہے تو آپ پی ایچ ڈی کریں گے, اب وہ نہیں چاہے گا تو آپ کی پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی, آپ جو کریں. میرے خیال میں اس پہ ایک سیڈسٹ اپروچ بھی ہوتی ہے. مثلا میں اپنا بتاتا ہوں ذاتی طور پر, جب میں اپنے سروس میں میرے ابتدائی دور تھا سروس کا, تو اگر ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اسٹینوگرافر چاہیے, ہمیں وہ پی اے چاہیے لکھنے کے لیے, وہ ٹائپ مشینیں چاہیے, تو ہمیں یہ جواب ملتا تھا کہ جب ہم نے سروس کا آغاز کیا تو اس وقت تو ہم اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے, تو آپ کیوں ہم سے ٹائپ رائٹر مانگتے ہیں یا کیوں اسٹینوگرافر مانگتے ہیں. اور اسٹینوگرافر بیٹھے ہوتے تھے بڑی وافر تعداد میں وہ جو ٹائپ مشینیں ہیں پڑی زنگ آلود ہو رہی ہوتی تھی, لیکن ہمیں نہ ٹائپ رائٹر دیا جاتا اور نہ ہی اسٹینوگرافر دیا جاتا. تو یہی رویہ آ گیا ہے میرے خیال ہمارے جو کلیات ہیں یا جو جامعات ہیں ان میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ایم فل کیا یا ہم نے پی ایچ ڈی کی اور ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا تو ہم نے رگڑے کھا کے وہ پڑھے ہیں, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ویسا پڑھنا چاہیے. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی ایسی اپروچ؟ جی یہ یقیناً جو ہمارا معاشرہ, بلکہ سب کانٹیننٹ کا معاشرہ, اس کے اندر یہ ایک اپروچ موجود ہے کہ یقیناً سپروائزر جس نے گائیڈ کرنا ہے اس کو اسٹوڈنٹ سے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے گائیڈ کرنے کے لیے, جو شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا سپروائزرس کے لیے, اور سپروائزر کے اوپر بہت رسپانسبلٹی آتی ہے. اس میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو معاوضہ سپروائزر کو مل رہا ہے آیا وہ مناسب ہے, اور اس کے لیے کچھ رول سیٹ کر دینے چاہیے جن کو وہ فالو کیا جا سکے. جیسا کہ ہم نے تھیسس لکھوانے کی بات کی ہے, میرے خیال میں اس میں کسی حد تک اگر اسٹوڈنٹ کو اپنے موضوع پہ گرفت حاصل ہے اور اس نے بنیادی کام کر لیا ہے تو کسی پروفیشنل کی ہیلپ حاصل کرنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو الاؤ کر دینا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے جو نالج کی ڈیپتھ ہے وہ اس کے ڈیفینس میں وہ چیک کی جا سکتی ہے, اور یقیناً چیک کرنے کے بعد ہی پی ایچ ڈی دی جاتی ہے اور اس کو وہاں گرل کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ, اگر کوئی ریسرچ اسکالر جس نے کلاس ورک پورا کیا ہے, اس کے بعد اس نے اپنا تھیسس لکھنا ہے اور ہی ہیز ویریس ریزن, اس کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں لکھ نہ پانے کی, اور اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے, اس کا جو پیریڈ ہے اسے بار بار ایکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے کہ وہ جاب کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے, اگر وہ میرڈ ہے اس نے روٹی روزی بھی کمانی ہے, اگر وہ کوئی خاتون خانہ ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس نے اپنے بچوں کی نگہداشت بھی کرنی ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے, تو ایسے میں وہ نہیں لکھ پاتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ ہیلپ لیتی ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف جسٹ رائٹنگ, لکھوانے کی حد تک, اور مواد وہ خود کلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی جب ان کا پبلک ڈیفینس ہوتا ہے وہاں تو جا کر اپنے تھیسس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, وہاں لکھنے والا تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو وہاں ڈیفینڈ کر سکے, اور وہاں میرے خیال اہلیت جانچنے کا یا پرکھنے کا وہی ایک آخری زینہ ہونا چاہیے کہ جب ان کا پبلک ڈیفینس ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو پبلک ڈیفینس کی صورتحال میں نے دیکھی ہے کہ جسٹ وہ صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک واجبی سے کوشچن کرنے ہوتے ہیں, یا وہ کوشچن جو ہوتے ہیں پہلے لکھوا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں پھر
सही तौर पर उनकी जो काविश है या उनकी जो मेहनत है या उनका रिसर्च का स्टाइल है वो नहीं जांचा जा सकता। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ मसलन कुछ सुपरवाइजर ये कहते हैं कि थीसिस इतने पेजेस से कम का ना हो, तो ये लंबा थीसिस लिखना हमारे यहाँ एक जो है वो कारनामा समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। जितना कंसाइज तरीके से अपनी आप बात को बयान कर सकते हैं ये भी एक महारत है, और हमें इस तरफ जाना चाहिए कि हम बजाय लंबे लंबे थीसिस लिखने के वो बात करें जो हम बात करना चाहते हैं, और गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको इसमें से निकालना चाहिए अपने थीसिस। हमने देखा है कि जिस किस्म के मौज़ूआत दिए जाते हैं और फिर जो स्टाइल बनाया जाता है ना, तो मैंने देखा है कि उनको कहा जाता है कि हर सफ़े पे ये 4 आपके कोट्स हों, 4 आपने रेफरेंस डालने हैं हर सफ़े पे, या 3 रेफरेंस डालने हैं। तो इस तरीके से वो जो लिखने वाला है, वो जो रिसर्च कर रहा है, उसकी अपनी रिसर्च तो वहाँ आ ही नहीं सकती, वो अपना माफिल ज़मीर उसमें डाल नहीं सकता। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो पीएचडी करने वाले वो पीएचडी छोड़ जाते हैं। अगर उन्हें अपनी नौकरी में कोई उसका मफाद नहीं है और जस्ट वो अपनी इल्मियत के लिए कर रहे हैं, तो वो छोड़ जाते हैं कि अगर वो अपना माफिल ज़मीर उसमें नहीं डाल सकते, वो अपना माइंड नहीं डाल सकते। अगर उन्होंने वो जो पहले लिखी हुई किताबें हैं उनमें से रेफरेंस निकाल के डाल के हर सफ़े पे 4-4 और अपना थीसिस मुकम्मल कर लेना है, तो फिर ऐसे थीसिस का क्या फ़ायदा हुआ। एक और इससे जुड़ा हुआ जो है वो इशू है, वो यही है कि रिसर्च जर्नल के अंदर जो आपके आर्टिकल्स छपने होते हैं वो भी पीएचडी की जो शर्त होती है, अब वो भी एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म वो चीज़ बन चुकी है। इसको भी देखना चाहिए कि इसकी बेहतरी के लिए किया जा सकता है। हाँ, इसमें बड़ा अहम है कि फिर वो जो जर्नल्स वाले होते हैं ना, जो लोग जर्नल्स निकाल रहे हैं, फिर उनकी अपनी बंदिशें होती हैं, उनकी अपनी पाबंदियां होती हैं और उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं कि किस किस्म का वो काम कर रहे हैं और किस किस को अलाउ कर रहे हैं। और वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर को ये शिकायत होती है कि उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं या उनके मकालात हैं सिर्फ उन लोगों के शाये किए जाते हैं कि जो लोग उनके करीब होते हैं या जो लोग उनके पसंदीदा होते हैं, और बाकी लोगों के वहाँ शाये नहीं किए जाते। इसकी बहुत ज़रूरत है कि इन तमाम मामलात को HEC देखे और इसके बारे में एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करे जो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक हो, ना कि वो बात हवाओं में की जाए और ना कि वो बात जो सिर्फ तख़य्युलात में आ सकती है, जो एक मिसाली बात की जा सकती है, क्योंकि दुनिया आज के दौर में बहुत आगे निकल चुकी है। हम अगर प्लेजरिज्म को जहाँ पर उसको डिस्कॉर्ड करते हैं, उसको कंडम करते हैं, तो वहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि आज के दौर में हम उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि जो पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, हम उन्हें किस तरह आसान बना सकते हैं ताकि वो उलझे मत, ज़हनी मरीज मत बने और अल्टीमेटली खुदकुशी करने की तरफ ना जाएं। तो इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान और रियाद शाहिद साहब को इजाज़त दीजिए आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की। आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी, आप इस पर कमेंट्स करना चाहें तो हमारा चैनल हाजिर है, आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपने हमें व्हाट्सएप करना है, बोल कर करना है, अपनी ऑडियो के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है तो वह भी आप भेज सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में आपको वो आपकी वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, और अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी किया करें। उसके साथ जितना शेयर करेंगे आप, तो शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो इजाज़त दीजिए हम दोनों को। खुदा हाफिज़।